अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मेरे पास आपके लिए 9 सवालात हैं और 9 सवालात के जवाब के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहला सवाल है फैसल वाडा का ट्वीट, जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई हैं, कुछ नया सोचें। फैसल वाडा कहता है कि मैं समझता हूँ आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इमरान खान ने डील नहीं मानी, वरना आपकी खैर नहीं थी। फैसल वाडा ने ये जवाब क्यों दिया है? हम ये कह सकते हैं कि राना सनाउल्लाह की बात एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई। डील ऑफ़र की, इमरान खान ने नहीं मानी, जिस बात से राना सनाउल्लाह साहब पीटीआई के हामी लगे, एस्टेब्लिशमेंट के हामी नहीं लगे। ऐसा लगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट को डाउन कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट तो डील के लिए मिन्नतें कर रही थी और वो इमरान खान डट के खड़ा है कप्तान, वो नहीं मान रहा था। ये बात मुतलका हलकों में पसंद नहीं की गई, ये बात फैक्ट्स के मुताबिक भी नहीं है, लिहाजा फैसल वाडा के ज़रिए राना सनाउल्लाह साहब को जवाब दिया गया है। मैं समझता हूँ ऐसा एक जवाब उन्हें वज़ीर आज़म से भी मिल जाएगा कि ये उनकी जो गुफ्तगू है ये पसंद नहीं की गई। राना सनाउल्लाह साहब काफ़ी अरसे से प्रो पीटीआई गुफ्तगू करते हैं, हालांकि वो नून लीग में शामिल हैं, लेकिन वो पीटीआई के लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ उनके करीबी दोस्तों का है कि वो अपने हलके की पॉलिटिक्स में अपने ख़िलाफ़ जो पीटीआई का सेंटिमेंट है उसको कूल डाउन करने के लिए ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ताकि उनके हलके में जो सेंटिमेंट है वो समझते हैं कि उन्होंने पिछले 2022 के दौर में बतौर वज़ीर दाखिला पीटीआई को इतना चैलेंज किया कि वो पीटीआई के लिए सिंबल ऑफ हेट्रेड बन गए और उस सिंबल ऑफ हेट्रेड का उन्हें अपनी इंतखाबी सियासत में नुकसान हुआ। न्यूट्रल वोटर भी उनसे नाराज़ हुआ उनके उस रोल की वजह से, जो एक उन्होंने सुल्तान राय का रोल लिया जब वो कहते थे छड़ांगा नहीं, जब वो वज़ीर दाखिला थे। अब वो अपने उस सारे रोल को, उस सारी गुफ्तगू को नल एंड वाइड करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए ऐसी बातें करती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब की बात कहीं भी पसंद नहीं की गई और उनको डिस्प्लेयर फैसल वाडा के ज़रिए पब्लिकली भी कन्वे कर दिया गया है और उन्हें बताया गया है कि अगर वो डील हो जाती तो राना साहब आपने जेल में होना था, क्योंकि इमरान खान ने बाहर आके आपको तो छोड़ना नहीं था। तो अगर आपको उस डील की इतनी याद आती है तो आप दोबारा जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं और फिर उस डील को याद करें, क्योंकि इमरान खान की अगर डील हो जाएगी तो वो एस्टेब्लिशमेंट से होगी, सियासतदानों से तो होगी नहीं। ताड़ी दे आके उन्हें खूब छितर परेड करनी है और वारी लैनी है। लिहाजा तुसी परेशान ना होवो, तुसी उस डील के बारे अगर इन्नी मुहब्बत है तानू तो अपने लिए दोबारा कोट लखपत जेल तैयार कर लो। पहले जमानत हो गई सी, हुन होनी भी नहीं। ये है जो फैसल वाडा साहब उन्हें पैगाम दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है राना सनाउल्लाह साहब को फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू समझ आ गई होगी। अलीमा खान की एक ज़बरदस्त वीडियो आई है सामने, जो दूसरा सवाल है हमारा। अलीमा खान ने कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को एक डील ऑफ़र करती हूँ कि मैं आज के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम नहीं लूँगी। आप इमरान खान को अल-शफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, फैमिली तक रसाई और ज़ाती डॉक्टर से इलाज की सहूलत दे दें। अच्छा, ये कौन सी डील है कि भाई आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेती हैं, उससे फील्ड मार्शल को बड़ी प्रॉब्लम है? आप लेती नहीं नाम, वो कहीं मीडिया पे चलता है, कहीं वो ऑन एयर होता है वो नाम। यहाँ तो बानी पीटीआई का नाम नहीं हो सकता, आपकी तो टॉक कभी भी ऑन एयर नहीं हुई। मैं नहीं समझता कि ऐसी जो डील्स हैं वो मीडिया के ज़रिए दी जा सकती हैं। ये अगर कोई डील ऐसी बनती भी कि आप अलीमा खान को एस्टेब्लिशमेंट कहती कि देखें आप फील्ड मार्शल का नाम ना लें, तो ये बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए होती है। ये मेरा ख़्याल है मीडिया के ज़रिए आप डील ऑफ़र नहीं करते। इसका मतलब है बैक चैनल पे कोई अलीमा खान से बात कर ही नहीं रहा और वो शदीद दबाव में हैं, जो उनके ऊपर अटैक आया है गंडापुर के ज़रिए, बाकी लोगों के ज़रिए, कि अलीमा खान की जो सियासत है उसकी वजह से जो है वो इमरान खान आज मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान की मुश्किलात की बुनियादी वजह जो है वो अलीमा खान है। अब अलीमा खान पे चूँकि मलबा आ गया सारा, कि वो समझती हैं कि वो सब कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से खान का आज इलाज नहीं हो पा रहा, तुम्हारी वजह से पीटीआई मुश्किलात का शिकार है, तो वो अपनी स्किन सेव करना चाह रही हैं, वो अपनी पोजीशन क्लियर करना चाह रही हैं। देखो मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट को ऑफ़र किया है कि हम आज के बाद आपका नाम भी नहीं लेंगे, आप इमरान खान का इलाज कराते हैं। मेरा ख्याल है अलीमा खान की ये ऑफ़र जो है ना,
वो क्या कहते हैं, गुनाह बदतर अज गुनाह, ये ऑफ़र पब्लिकली दे के उन्होंने ज़्यादा बड़ा गुनाह कर लिया है और मेरे ख्याल में ये ऑफ़र को काबिल कबूल भी नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही नाम लेना छोड़ देंगे। अब जब इमरान खान की आँख का मसला हुआ है तो सारी बहनें कहती थी आँख गफूर अंजुम ने ख़राब की है। अब तो आप नहीं कहते आसिम मुनीर ने ख़राब की है, अब तो आप बहनों का बयान था गफूर अंजुम ने ख़राब की है। सुप्रिटेंडेंट जेल पे पहुंच गए हैं आप। फील्ड मार्शल से 2 महीने पहले आप कहते थे इमरान खान को कुछ भी हो गया तो फील्ड मार्शल जिम्मेदार है। 2 महीने बाद अब आप खुद ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं कि वो सुप्रिटेंडेंट जेल जिम्मेदार है। थोड़े दिनों में आप हवलदार और वार्डन तक आ जाएंगे। सबको अंदाज़ा है कि आप शदीद दबाव में हैं और मुलाकातें बंद करने से और ये जो आप पर अलीमा खान पर हमला हुआ है, मुझे लगता है थोड़ी सी अलीमा खान अननर्व हुई हैं उसकी वजह से और एक पैनिक पोजीशन में है। एक खबर जो बहुत डिस्कस हो रही है, आज का तीसरा सवाल, वो जो पंजाब हुकूमत ने जहाज़ ख़रीदा है, गल्फ़ स्ट्रीम 400 जहाज़ जो उन्होंने ख़रीदा है, उस पर बहुत तनकीद हो रही है। अब वो अज़मा बुखारी कह रही हैं कि हमने वो जो पंजाब एयर लिए बनानी है अपनी एयरलाइन, उसके लिए जहाज़ ख़रीदा है। मैं समझता हूँ ये जहाज़ नहीं ख़रीदना चाहिए था। इट्स नॉट अ गुड ऑप्टिक। अब देखिए ना, जहाज़ में 13 से 18 लोग सफ़र कर सकते हैं। ये कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जहाज़ तो हो ही नहीं सकता, ये किसी एयरलाइन का जहाज़ हो ही नहीं सकता। 8 सीटें हैं जो बेड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वीआईपी जहाज़ है, हुक्मरानों का जहाज़ है, महाराजों का जहाज़ है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 184 जहाज़ हैं जो आपने लिए हैं। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 घंटे की 18 लाख रुपए है और सालाना 1.5 से 3 मिलियन डॉलर यानी कि 42 करोड़ रुपए इसका खर्चा है। नहीं लेना चाहिए था पंजाब हुकूमत को ये जहाज़। मरीम नवाज़ का जो इमेज है इस जहाज़ के लेने से मेरे ख्याल में डैमेज हुआ है। ये पहले भी कहा जाता है कि मेरा मतलब है सरकारी पैसे पे इतनी खर्चियाँ नहीं होनी चाहिए। फिर आप देखें ना, बाकी सूबों के वज़रा आला भी कहेंगे कि जी पंजाब तो देखें ना जी शाह खर्चियाँ करता है, एडे बड़े बड़े जहाज़ रख लेता है। और फिर दूसरे सूबे बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं, सिंध की बात है, केपी की बात है, वहाँ टेररिज्म के पैसे नहीं हैं, फाटा में लोगों के पास पैसे नहीं हैं। वो कहेंगे पंजाब 10-10 अरब के जहाज़ ले रहा है, दूसरी जगह खाने को पैसे नहीं हैं। मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ गुड ऑप्टिक। और मैं समझता हूँ जिसने भी ये मशवरा मरीम नवाज़ को दिया है, अगर उनकी अपनी भी सोच है, नहायत नॉन पॉलिटिकल सोच है, और ये आप ये कहें कि इस वक्त आप ताकत में हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट अ गुड ऑप्टिक। इसकी किसी तरह भी तायीद नहीं की जा सकती। चौथा सवाल आज का रिहाई फोर्स के हवाले से। देखें, एस्टेब्लिशमेंट इसको अल जुल्फ़कार की तरह देख रही है। कुछ मैंने प्रो एस्टेब्लिशमेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखा है, वो कह रहे हैं इमरान खान रिहाई फोर्स अल जुल्फ़कार का सेकंड वर्जन है और ये अल जुल्फ़कार को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई एक और अल जुल्फ़कार बनाने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इसको ऐसा देख रही है। वैसे तो ऐसी इतलात है कि गंडापुर और सोहेल अफरीदी की भी बड़ी लड़ाई हुई है, लेकिन हम उस पर बाद में बात करते हैं। अच्छा, रिहाई फोर्स के हवाले से पीटीआई के अंदर भी कोई इत्तेफाक राय नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये राय है कि अगर आप नौजवानों की रजिस्ट्रेशन और उनके कवायफ इकट्ठे कर लेंगे तो ये बाद में एस्टेब्लिशमेंट के हाथ लग जाएंगे। ये सारा डाटा, आजकल तो आपको पता है लड़ाई डाटे की है, ये सारा डाटा एक दिन एस्टेब्लिशमेंट के पास होगा और उनको पता होगा कौन सा बंदा कहाँ किसका मेंबर है, कौन इसका मेंबर है, वो सारे मेरा मतलब वैसे ही पढ़े जाएंगे। तो इसका जो डाटा आप कंपाइल कर रही हैं वो कितना रिस्की होगा, और ये डाटा एस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमत के हाथ में लगता है तो फिर क्या होगा, उन लोगों पर क्या मसाइल होंगे। तो इसको ना पीटीआई के अंदर को पजीराई है और ना एस्टेब्लिशमेंट के अंदर को पजीराई है। मेरे ख्याल में लफ्जी गुफ्तगू है, लेकिन वो भी काउंटर प्रोडक्टिव है। हम ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें कोई 8-10 लड़कों ने जब लाहौर कनाल पार्क 15 मिनट के लिए बंद की थी टायर लगा के और फिर भाग गए थे पुलिस के आने से पहले, वो फड़े गए ने। उन्हों की माफ़ी दी वीडियोज़ मंजर आम पे आई हैं। वो कह रहे हैं बाकी लोगों को ऐसा ना करें। लगता है सीसीडी ने काफ़ी लितर परेड और छितर परेड की है सड़कें बंद करने पे, और नेफे में पिस्तौल और माफ़ी की वीडियोस मैंने देखी हैं जिनमें वो लोग माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि हमसे गलती होगी। मुझे लगता है अगली बारी एर की जेडे 8-10 मुंडे 5-10 मिनट लिए निकले सन, अगली बारी वो 8-10 मुंडे भी पीटीआई नो अवेलेबल नहीं होंगे। तो रिहाई फोर्स के तनाजुर में आप ये देखें कि अगर लड़कों का डाटा जो है वो गवर्नमेंट को मिल जाता है, एजेंसीज को मिल जाता है, तो ये कितनी डेंजरस बात है। तो लिहाजा दोनों तरह का खौफ है, एक डाटा लीक होने का खौफ है, एक ये कि आप इसको
ذوالفقار کی طرح دیکھ رہے ہیں. آگے جا کے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک آدھی دہشت گردی کی کارروائی کے بعد اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کیا ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. تو اس تناظر میں بھی بہت بات ہو رہی ہے. 5واں سوال ہے ہمارا ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے حوالے سے. ان کی اپیلیں سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہوئیں اور حکومت کو نوٹس ہو گئے. ابھی وہ باہر نہیں آئی ہیں, سزا معطل نہیں ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے ذرا رگڑا دینے کا موڈ ہے کہ تھوڑے دن اور جیل رہ لیں, آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے, پھر باہر آئیں. بالآخر تو مجھے لگتا ہے سزا معطل ہو جائے گی, لیکن ابھی 2 ماہ اور لگ جائیں گے. عید کے بعد کہیں جا کے مجھے لگتا ہے سزا معطلی کی طرف کھیل جائے گا, اور ری ٹرائل کا آرڈر ہوتا ہے, کیس ریمانڈ ہو جاتا ہے, اپیل پینڈنگ ہو جاتی ہے, لیکن تلوار بھی سر پہ رکھی جائے گی, اور مجھے لگتا ہے کہ پھر دیکھا جائے گا. لیکن ابھی جو ہے ان کی ملاقاتیں بھی بہت مشکل ہیں, کوئی بات بھی باہر نہیں آ رہی. ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش ہے, جیسے عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل آج کل مکمل خاموش ہے نا, اور کوئی عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے کچھ نہیں ہو رہا آج کل. اسی طرح ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش ہے, شیریں مزاری کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش ہے. وہاں بھی لگتا ہے چیزیں ویسی نہیں ہیں. مطیع اللہ جان صاحب پر جو 26 نومبر کو وہ منشیات والا کیس بنایا گیا تھا, اس میں پنجاب فورنزک لیبارٹری کی رپورٹ آ گئی ہے کہ وہ منشیات نہیں ہیں جس کے بعد ان پر کیس ختم کر دیا گیا ہے. دیکھیں, اگر پنجاب فورنزک لیبارٹری کی رپورٹ مانی جاتی ہے تو پھر وہ جو سہیل افریدی والی ان کی رپورٹ ہے وہ بھی ماننی پڑے گی. دیکھیں نا, اگر پنجاب فورنزک لیبارٹری کی رپورٹ آپ مطیع اللہ جان کے معاملے میں عدالتیں تسلیم کرتی ہیں اور اس کی بنیاد پر کیس ختم کرتی ہیں کہ پنجاب فورنزک لیب نے کہہ دیا ہے کہ وہ منشیات نہیں ہیں, تو پھر جہاں پر پنجاب فورنزک لیب کہہ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے, وہ بھی تو ماننا پڑے گا نا. پھر پنجاب فورنزک لیب کی کوئی اوتھینٹسٹی آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی. لیکن بہرحال ہم مطیع اللہ جان صاحب کو مبارک دیتے ہیں کہ ان کا کیس ختم ہو گیا ہے. جھوٹا کیس تھا وہ ختم ہو گیا, اور میرے خیال میں ریاست کو جھوٹے کیس نہیں بنانے چاہیے. صحافیوں کے خلاف کیا, کسی عام شہری کے خلاف بھی جھوٹا کیس نہیں بنانا چاہیے. کیس سچے بننے چاہیے. جھوٹے کیس کسی بھی ریاست کے شان نشان نہیں ہے. پاکستان میں ایک قانون بننا چاہیے کہ جھوٹا کیس اگر اسٹیٹ بنائے, جس کی مدعی اسٹیٹ ہو, اور وہ جھوٹا کیس بنائے, تو پھر اسٹیٹ پر بھی پینلٹیز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں مطیع اللہ جان صاحب کو ایک ہرجانہ ریاست سے ملنا چاہیے کہ ان کے اوپر جھوٹا کیس بنایا گیا ہے, اور اس کا ہرجانہ ریاست کو انہیں دینا چاہیے. جس نے کیس بنایا ہے اس کی نوکری بھی ختم ہونی چاہیے, تاکہ آئندہ سے جھوٹے کیس نہ بن سکیں. اب بات کرتے ہیں تھوڑا ہاکی پر. طارق بگٹی صاحب جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر ہیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. جو کپتان عماد بٹ پہ انہوں نے 2 سال کی پابندی پہلے لگائی ہے, استعفیٰ بعد میں دیا ہے. مجھے طارق بگٹی صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ سرفراز بگٹی صاحب کے کزن ہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, بلوچستان سے MP رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا ہاکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ان کی اتنی بات میں ضرور مجھے دم لگتا ہے کہ بھائی قصور تو سپورٹس بورڈ کا ہے. پیسے پاکستان سپورٹس بورڈ نے نہیں دیے, ہوٹل کی بکنگ پاکستان سپورٹس بورڈ نے نہیں کرائی, سارے لاجسٹک کی ذمہ دار پاکستان سپورٹس بورڈ تھی. اب پاکستان سپورٹس بورڈ ہی انکوائری کرے گا. میرا خود ہی مدعی, خود ہی ملزم, خود ہی منصف. اس معاملے کی انکوائری کو انڈیپینڈنٹ فورم کو کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے اس میں ملزم ایک پاکستان سپورٹس بورڈ بھی نظر آتا ہے کہ وہ بھی ایک ملزم ہے کہ وہ کھلاڑیوں, پیسے تو اس کے پاس تھے, پیسے کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس تو نہیں تھے. ٹھیک ہے, طارق بگٹی کی میں نااہلی مانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہاکی فیڈریشن کو صحیح نہیں چلا سکے. پاکستان ہاکی بڑی بری حالت کا شکار ہے. ہمارے پلیئرز کے پاس ہوٹل کے کمروں کے پیسے نہیں ہیں. کرکٹ میں آپ دیکھیں کہاں چلے گئے ہیں. حکومت کو ہاکی کو پیسے دے کے وہاں کوئی ایماندار لوگ لگانے چاہیے, اور وہ ہاکی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. میں اس بات کے حق میں ہوں. لیکن یہ جو اس بار ہمارے اوپر سے آپ نے 2 سال کی پابندی لگا دیا, اوپر سے آپ نے ہوٹل کا بل بھی نہیں دیا ہوا تھا, تو میرا مطلب ہے پرائم منسٹر کو صحیح ہیڈز رول ڈاؤن کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں طارق بگٹی کی چھٹی ہونی چاہیے, میں ان کی بحالی کی بات نہیں کر رہا, لیکن جنہوں نے پیسے نہیں دیے, جنہوں نے کھلاڑیوں کو ذلیل کیا, ان کی بھی چھٹی ہونی چاہیے, اور عماد بٹ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا جی, اب ایک اور سوال ہے ہمارے پاس. عماد وسیم صاحب کی بیگم جو ہیں, انہوں نے عماد وسیم کے کچھ اسکرین شاٹس جو ہیں وہ پبلک کیے ہیں, جس میں وہ عماد وسیم جو کرکٹر ہیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بچہ پیدا ہونے والا ہے, اور میں اس وقت چاہتی ہوں کہ آپ جو ہیں موجود ہوں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے دوبارہ, تمہارے خاندان نے, کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کرنا.
मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वैसे तो इमाद वसीम साहब ने दूसरी शादी कर ली है। मैं समझता हूँ दूसरी शादी करना, पहली शादी छोड़ना, बैक वक़्त 2 बीवियाँ रखना, ये सब पाकिस्तान के कानून में इसकी गुंजाइश, इस्लामी कवानीन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। लिहाज़ा मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन आपका बच्चा पैदा हो रहा है, जो औरत आपके बच्चे को जन्म दे रही है, आपको उसको टेक केयर करना, उस वक़्त उसके साथ खड़े होना आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये जो इमाद वसीम का रवैया है, ये काबिल मुसम्मत है। मैं समझता हूँ अगर ये स्क्रीनशॉट्स दुरुस्त हैं, तो फिर हमें इमाद वसीम की मज़म्मत करनी चाहिए, हमें उन्हें मिलाइन करना चाहिए, हमें उनको स्टार के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक मुजरिम के तौर पे देखना चाहिए कि वो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो भी भरपूर तरीके से अदा नहीं करते हैं। बाकी आखिर में कुछ हवाले से वो अहमद नियाज़ी साहब जो है ना, शवाबी इंटरचेंज बंद किया था, वो भी माफिया ते ही आ गए। वो कह रहे हैं कि मेरे उत्ते तो केपी पुलिस ने 4 दफ़ा रेड कर दिया है, मेरे ऊपर ये कर दिया है, मैं बड़ा मज़लूम हूँ। एक तरफ उन पर है कि वो स्वाबी इंटरचेंज होटल वाले के पैसे खा गए हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर ये है कि केपी की पुलिस भी उन्हें पकड़ना चाहती है और वो अब मज़लूम के तौर पर सामने आ रहे हैं। केपी में अजीब ड्रामा चल रहा है। वो एक सोहेल अफरीदी साहब की भी वीडियो आई है, वो फ़ोन सुन रहे हैं और 4 तरफ से उनका शूट हो रहा है। जैसे किसी फ़िल्म का शूट नहीं हो रहा होता कि हीरो फ़ोन सुन रहा है और 4 कैमरे उस वीडियो को शूट कर रहे होते हैं। देखिए पीटीआई, वैसे तो हम पंजाब हुकूमत को टिकटॉक हुकूमत कहते हैं, लेकिन टेक्निकली ये काम तो पीटीआई का है ना। ये सोशल मीडिया, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, ये तो सोशल मीडिया हैंडलिंग तो पीटीआई ने शुरू की है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो आजकल सोहेल अफरीदी की ब्रांडिंग का सीज़न चल रहा है, क्योंकि आजकल वो पीटीआई के सोशल मीडिया के हीरो हैं, उनके ब्लंडर्स को भी कवर करने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो को भी काफ़ी कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन काफ़ी पैथेटिक है, बहुत बुरे ऑप्टिक्स हैं और ऐसा लग रहा है जैसे खलंडरा बच्चा आपने वज़ीर आला लगा दिया है, जिसकी कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है।